दुबई में पब्लिक बॉम्ब शेल्टर्स का न होना एक छोटी सी डिटेल लग सकती है, लेकिन असल में यह शहर की बुनियादी सोच और डिज़ाइन को समझने की कुंजी है। 28 फरवरी 2026 की रात ने इस बात को बिल्कुल वाजह कर दिया। उस रात दुबई के आसमान पर जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक सिक्योरिटी इंसिडेंट नहीं था। वो एक ऐसा लम्हा था जहां एक मॉडर्न ग्लोबल सिटी की रियलिटी और उसकी वल्नरेबिलिटी एक साथ सामने आ गई। रात के वक्त जब ज़्यादा लोग अपने घरों में थे, अचानक आसमान रोशन होने लगा। एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट हो गए और पाल्म जुमीरा के ऊपर मिसाइल्स इंटरसेप्ट की जा रही थीं। हर इंटरसेप्शन के साथ जोरदार धमाके होते, जिनकी आवाज़ शहर के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंच रही थी। कुछ लोग बैल्कनीज पर खड़े देख रहे थे, कुछ ने वीडियोस रिकॉर्ड किए और बहुत से लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि असल में हो क्या रहा है। डिस्ट्रॉयड ड्रोन्स के टुकड़े नीचे गिर रहे थे। कुछ जगहों पर धुआं उठता नजर आया। बुर्ज खलीफा के करीब, बुर्ज अल अरब के इलाके में और पाल्म के आसपास एक एक्सप्लोजन ने फेयरमोंट द पाल्म के एक हिस्सा को नुकसान पहुंचाया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी सिक्योरिटी अलर्ट्स की वजह से इवैक्यूएशंस करनी पड़े। ये सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि लोगों को रिएक्ट करने का प्रॉपर वक्त ही नहीं मिला। लेकिन इस रात का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये था कि जब लोगों ने अपनी सेफ्टी के बारे में सोचा तो उनके पास कोई क्लियर सिस्टम या जगह नहीं थी जहां वो जा सकें। दुबई जैसा एडवांस्ड और केयरफुली प्लान्ड शहर, जहां हर चीज़ लग्जरी और एफिशिएंसी के लिए डिज़ाइन की गई है, वहां सिविल डिफेंस के लिए डेडिकेटेड बॉम्ब शेल्टर्स का ना होना एक हैरानकुन बात थी। जब धमाके बढ़ने लगे तो लोग अपने घरों से निकालकर उन जगहों पर चलाए गए जो उन्हें कंपैरेटिवली सेफ लगती थीं, अंडरग्राउंड पार्किंग गराजेस। ये गराजेस असल में कार्स के लिए बनाए गए थे, ना कि इमरजेंसी शेल्टर के लिए, लेकिन उस वक्त वही सबसे एक्सेसिबल और इनक्लोज जगह थी। फैमिलीज़ वहाँ जमा हो गईं, बच्चे डरे हुए थे और पेरेंट्स उन्हें तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे। कई वालिदैन ने अपने बच्चों को कहा कि जो आवाज़ आ रही है वो रमज़ान कैनन है, वही ट्रेडिशनल टॉप की आवाज़ जो इफ्तार के वक्त चलाई जाती है। ये एक इंटरेस्टिंग और इमोशनल रिएक्शन था, क्योंकि एक खुशी और इबादत से जुड़ी आवाज़ को जंग की आवाज़ को कवर करने के लिए यूज़ किया जा रहा था। इससे ये भी पता चलता है कि लोग किस तरह साइकोलॉजिकल तौर पर अपने आप को और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। अगली सुबह जब सूरज निकला तो दुबई का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। जर्नलिस्ट्स ने इसे सुरियल कहा। एक CNN कैमरामैन ने बयान दिया कि यह बिल्कुल पैंडेमिक के अर्ली डेज जैसा लग रहा था। आसमान साफ था, धूप नरम थी, परिंदे चिर रहे थे, लेकिन शहर में जिंदगी का वो रश नहीं था जो दुबई की पहचान है। दुबई जो आम तौर पर ट्रैफिक, फ्लाइट्स और टूरिस्ट से भरा होता है, वो अचानक खामोश हो गया। फरवरी का महीना जो पीक टूरिज्म सीजन होता है, उसमें बीचेस खाली नजर आए हैं। जुमेरा बीच रेजिडेंट्स की प्रोमेनेड्स, जहां नॉर्मली हजारों लोग वॉक करते हैं, बिल्कुल सुनसान थीं। कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स आधे बैंड थे या बिल्कुल खाली। हाईवेज जो रोज़ाना लाखों गाड़ियों को हैंडल करते हैं, वहाँ ट्रैफिक बहुत कम हो गया। एयरपोर्ट जहाँ से हर वक्त फ़्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करती हैं, वहाँ अनयूजुअल साइलेंस था। ये सब कुछ एक ही रात के बाद बदल गया था। इस खामोशी का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि लोग घरों में बैंड हैं। इसका मतलब ये था कि दुबई का कोड सिस्टम टेम्पररी रुक गया है। दुबई एक ऐसा शहर है जो मूवमेंट पर चलती है। लोगों का आना जाना, ट्रैवल, बिजनेस, टूरिज्म। जब ये मूवमेंट रुकती है तो शहर की असली स्ट्रक्चर सामने आती है। जब रीजनल एयर स्पेस बैंड हुआ तो हज़ारों लोगों ने दुबई से निकालने की कोशिश की, लेकिन फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही थीं, रूट्स बैंड हो रहे थे और अनसर्टेनिटी बढ़ रही थी। जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, उन्होंने प्राइवेट जेट्स का रुख किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही दिनों में एक प्राइवेट फ़्लाइट का रेंट $2,50,000 तक पहुंच गया। ये प्राइस सिर्फ एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता था, एस्केप। जो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन लोगों ने अल्टरनेटिव रूट्स ढूंढे। कुछ ने ओमान के बॉर्डर तक ड्राइव करने का प्लान बनाया, मस्कट पहुंचने के लिए। टैक्सी ड्राइवर्स ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए लंबी राइड्स के लिए $800 तक चार्ज किया। ये सब डेस्परेशन और अनसर्टेनिटी का नतीजा था। इसके साथ ही इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स ने अपने सिटीजन्स के लिए वार्निंग्स जारी करनी शुरू कर दी। ट्रैवल एडवाइजरीज इशू हुई,
लोगों को कहा गया कि रीजन छोड़ दें या ट्रैवल अवॉइड करें। कंपनीज ने अपने एक्सपेट्रिएट स्टाफ को वापस बुलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक साइलेंट एग्जिट शुरू हो गया। इसी दौरान एक और डिस्टर्बिंग ट्रेंड सामने आया, एबंडेंट पेट्स। एनिमल शेल्टर्स ने रिपोर्ट किया कि डॉग्स को सड़कों पर छोड़ा जा रहा है, लैंप पोस्ट्स के साथ बांधा जा रहा है या एम्प्टी अपार्टमेंट्स में लॉक कर दिया जा रहा है। कुछ लोग अपने पेट्स को शेल्टर्स के बाहर छोड़कर चले गए जहां ऑलरेडी कैपेसिटी फुल थी। वेटरिनेरियंस ने बताया कि यूथनेसिया रिक्वेस्ट्स में भी इजाफा हुआ। सोशल मीडिया पर इस इशू ने बहुत स्ट्रांग रिएक्शन जनरेट किया। लोग गुस्से में थे, सैडनेस एक्सप्रेस कर रहे थे और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड कर रहे थे। ये सिर्फ एनिमल क्रूल्टी का इशू नहीं था, ये दुबई के सोशल स्ट्रक्चर का एक रिफ्लेक्शन था। बहुत से लोग जो यहाँ रहते हैं उनका इस शहर से इमोशनल या परमानेंट कनेक्शन नहीं होता। वो यहाँ काम के लिए आते हैं, लाइफस्टाइल के लिए आते हैं और जब सिचुएशन चेंज होती है वो चलाए जाते हैं। इंटरेस्टिंगली, जिन लोगों ने दुबई की लग्जरी लाइफस्टाइल को प्रमोट किया, इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स, उनमें से भी कई लोगों का नाम इस सिचुएशन में आया। लेकिन ये प्रॉब्लम किसी एक ग्रुप तक महदूद नहीं थी, ये एक सिस्टेमिक रियलिटी थी। अगर हम एक साल पहले की तरफ देखें तो दुबई बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन फेस कर रहा था। 2025 में शहर ओवरक्राउडेड हो रहा था, ट्रैफिक बढ़ रहा था, पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही थी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर बढ़ रहा था। एक प्रोमिनेंट एमिराती लॉयर ने ओपनली इस बात की तरफ इशारा किया कि ट्रैफिक सीरियस प्रॉब्लम बन चुका है। डेटा के मुताबिक लोग साल के 72 घंटे ट्रैफिक में गुजारते थे। रोजाना 1000 से ज़्यादा न्यू व्हीकल्स रजिस्टर हो रहे थे। पॉपुलेशन में सिर्फ एक साल में 2,20,000 का इजाफा हुआ। अथॉरिटीज़ ने नए रोड्स, ब्रिजेस और टनल्स बनाने शुरू किए, लेकिन ग्रोथ इतनी फास्ट थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर उसके साथ पेश नहीं कर पा रहा था। ये सब समझने के लिए यह ज़रूरी है कि दुबई को एक ट्रेडिशनल सिटी के तौर पर ना देखा जाए। दुबई एक हब है, एक टेम्पररी प्लेटफॉर्म जहां लोग आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। आज भी लगभग 89% पॉपुलेशन एक्सपेट्रिएट्स पर मुश्तमिल है। सिटीजनशिप मिलना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी लोगों का फ्यूचर परमानेंटली दुबई से लिंक्ड नहीं होता। यह मॉडल इकोनॉमिक तौर पर बहुत सक्सेसफुल रहा है, लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है, स्टेबिलिटी का सवाल। जब क्राइसिस आता है तो लोगों के पास रहने की स्ट्रांग वजह कम होती है। 2020 के पेंडेमिक में भी यह चीज़ देखी गई थी, जब बहुत से एक्सपेट्रिएट्स दुबई छोड़ गए थे। लेकिन उस वक्त क्राइसिस ग्लोबल था और रिकवरी रिलेटिवली फास्ट थी। 2026 का सिनारियो डिफरेंट था। यह एक सिक्योरिटी शॉक था। आज जब हम दुबई की खाली सड़कों को देखते हैं तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि लोग वापस कब आएंगे। सवाल यह होता है कि एक शहर को असल में स्टेबल क्या बनाता है। क्या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्काईस्क्रेपर्स, इकोनॉमी, या फिर लोगों का कनेक्शन और बिलोंगिंग? दुबई ने अपनी पहचान सेफ्टी, लग्जरी और अपॉर्चुनिटी पर बनाई। लेकिन जब सेफ्टी का परसेप्शन हिलता है तो बाकी सब चीज़ें भी क्वेश्चनेबल हो जाती हैं। आने वाले वक्त में दुबई शायद फिर से रिकवर कर ले। फ्लाइट्स वापस आ जाएंगी, टूरिस्ट्स वापस आएंगे और बिजनेस फिर से चलने लगेगा। लेकिन 2026 का यह मोमेंट हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट के तौर पर याद रखा जाएगा, क्योंकि इसने एक सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल उठाया है। जब सब कुछ रुक जाता है तो शहर को जोड़ कर रखने वाली असल चीज़ क्या होती है? और शायद इसी सवाल का जवाब दुबई के फ्यूचर का रुख तय करेगा।